एक बार फिर हम वापस लौटे अपने पुराने सेगमेंट द वीकली शो के साथ, जहां हम बात करते हैं हफ्ते की कुछ बड़ी खबरों को लेकर, जिसमें ड्रामा भी होता है, राजनीति भी होती है और नफरत का बढ़ता प्रकोप भी होता है, जिसे देखकर आपको हंसी भी आएगी और अफसोस भी होगा। तो आइए शुरू करते हैं। नारे तकबीर! नारे तकबीर! आज की पहली बड़ी खबर है इंडिगो से। पिछले एक हफ्ते में कई हजार इंडिगो की फ्लाइट कैंसिल हुई और देखते ही देखते पूरा त्राहिमाम मच गया। एयरपोर्ट जो अमीरों के लिए लग्जरी फैसिलिटीज देता है, वो मछली मार्केट में बदल गया। लोग शोर मचाने लगे, अपनी तकलीफें बताने लगे, पैसेंजर्स इंडिगो के स्टाफ से झगड़ने लगे। लोग रोते हुए कहने लगते हैं कि भैया बस मेरा लगेज वापस कर दो, थूकती हूँ मैं ऐसी घटिया पॉलिसी पर। एक अफ्रीकन वुमन इतना गुस्सा होती है, वो काउंटर पर चढ़ जाती है और चिल्लाने लगती है, मुझे अपने घर जाना है, यहाँ पर खाने के लिए कुछ नहीं है और सोने के लिए कोई जगह नहीं है। एक पिता जो काउंटर पर खड़े होकर अपनी बेटी के लिए सैनिटरी पैड्स मांगता है, चिल्लाता है उसे ब्लीडिंग हो रही, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। एक कपल जिनकी नई नई शादी हुई थी, वो अपने ही रिसेप्शन में नहीं पहुंच पाते। इस तरह की बहुत सी वीडियो वायरल होती है। अब आता है आपदा में अवसर। ये टर्म तो आपने सुना ही होगा, ऑफिशियल है भाई। इस आपदा को अवसर में परिवर्तित करना। एयरलाइंस ने आपदा में अवसर देखते हुए किराए को जबरदस्त बढ़ा दिया। जो फ्लाइट टिकट ऑन एवरेज 5 से 10 हजार का होता था, वो बढ़कर 90,000 तक पहुंच गया। आपदा में अवसर वाले टर्म का भरपूर इस्तेमाल हुआ। अब सवाल ये कि ऐसा हुआ क्यों, और क्यों सिर्फ एक कंपनी इंडिगो के फेलियर की वजह से हर तरफ अफरा तफरी का माहौल बन गया। स्टेप बाय स्टेप आपको बताते हैं और लास्ट में एक कड़वी हकीकत भी आपसे शेयर करेंगे। लेकिन पहले आप ये भी याद रखें कि इंडिया में कोई भी निगेटिव एक्टिविटी और उसमें मुसलमान ना आए, जिहाद ना आए, ये थोड़ा सा इम्पॉसिबल हो गया है। आप खुद सोचो, इंडिगो क्राइसिस का मुसलमानों से क्या लेना देना? क्या कंपनी मुसलमान की है? बिल्कुल नहीं। ऑनर का नाम है राहुल भाटिया, सीईओ है पीटर एल्बर्स, चेयरमैन है विक्रम सिंह मेहता। कहने का मतलब, ना ही इंडिगो के मालिक मुस्लिम है और ना ही उनके टॉप ऑफिशियल्स में इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं। लेकिन फिर भी इन मैडम को इस इंडिगो क्राइसिस में भी एरोप्लेन जहाज दिख रहा है। मैंने कहा था कि इंडिगो एयरलाइंस कहीं ना कहीं हवाई जहाज का जहाद कर रहा है। अब ऐसे लोगों को मैं क्या ही बोलूं। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स खुला है, बाकी हम बढ़ते हैं फैक्ट की तरफ। देखिए, ये जो कुछ भी हुआ और अभी भी जो हो रहा है, इस पूरी कहानी के पीछे गवर्नमेंट की एक रेगुलेटरी बॉडी डीजीसीए का एक नया रूल होता है। डीजीसीए क्या है, पहले तो आप इसे ही समझ लें। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, डीजीसीए, ये इंडियन गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंडर काम करने वाली एक संस्था है जो एविएशन इंडस्ट्री को रेगुलेट करती है। जैसे सेफ्टी रूल्स बनाना, उसे इंप्लीमेंट करना, लाइसेंस इशू करना, एयरलाइंस के ऑपरेशंस को मॉनिटर करना, जैसे सभी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स डीजीसीए डिसाइड करता है। सिंपल वर्ड में कहे तो डीजीसीए एक एविएशन पुलिस है जो इंश्योर करता है कि इंडिया में एयर ट्रैवल सेफ और रूल्स के हिसाब से चले। और यही डीजीसीए पायलट रेस्ट, उनके ड्यूटी टाइम को लेकर एक नया रूल लेकर आता है, जो आज के इस इंडिगो क्राइसिस की मेन वजह बनता है। डीजीसीए का एक रूल है जिसे FDTL, फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन कहा जाता है। ये नियम पायलट और क्रू मेंबर्स की थकान को कम करने और सेफ्टी स्टैंडर्ड को बनाए रखने के लिए इसे बनाया गया था। सिंपल वर्ड में आपको बताएं तो एक पायलट अपनी थकान को खत्म करने के लिए कितने घंटे रेस्ट करेगा, इसे FDTL रूल के मुताबिक तय किया जाता है। इस रूल के तहत नए नियम आने से पहले रेस्ट टाइम वीकली 36 घंटे हुआ करता था और नए नियम के मुताबिक डीजीसीए ने इसे 36 घंटे से बढ़ाकर 48 घंटे कर दिया। अब जाहिर सी बात है, एक पायलट का अगर फ्लाइंग टाइम कम होगा तो कंपनी को अपनी उड़ान पूरी करने के लिए नए पायलट तो हायर करने पड़ेंगे। जो पायलट पुराने नियम के हिसाब से महीने में 190 घंटे तक फ्लाइट उड़ा सकता था, अब वही पायलट हर महीने 165 घंटे ही फ्लाइट को उड़ा सकता है, लगभग 25 घंटे कम। यानी इंडिगो को अपनी टारगेटेड फ्लाइट को ऑपरेट करने के लिए नए पायलट को हायर करना ही करना था, जो कि नहीं किया गया और यही इस क्राइसिस की मेन वजह बना। इंडिगो जो इंडिया की सबसे बड़ी एयरलाइंस है, इसके पास एविएशन मार्केट का 64% शेयर मौजूद है। यानी अगर हर दिन इंडिया में 1 लाख लोग फ्लाइट लेते हैं तो उनमें 64,000 लोग इंडिगो की फ्लाइट यूज करते हैं। यह भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। आज से अगर 15 साल पीछे चलें तो इंडियन एविएशन इंडस्ट्री में एक बैलेंस कंपटीशन हुआ करता था। करीब 8 से 10 डोमेस्टिक कंपनियां यहां पर ऑपरेट किया करती थी। ऐसा नहीं था कि कोई एक कंपनी अकेले 50% ज्यादा मार्केट शेयर कैप्चर कर रखा हो। लेकिन हालात बदलते गए, कर्ज, फ्यूल कॉस्ट, मेंटेनेंस चार्ज, गवर्नमेंट पॉलिसीज, ये सब मिलकर धीरे धीरे कई कंपनियों को खा गए। वो बंद होती चली गई और उनके पैसेंजर्स इंडिगो की तरफ शिफ्ट होते चले गए। इंडिगो तो साल 2006 में शुरू हुई, साल 2010 में करीब 17% का मार्केट शेयर इनका हुआ करता था। लेकिन इसने ऐसी पॉलिसीज बनाई जिसने पूरी एविएशन इंडस्ट्री को घुटनों पर लाकर खड़ा कर दिया। इंडिगो ने लो कॉस्ट मॉडल अपनाया। सिंगल टाइप प्लेन एयरबस 320 ऑपरेट किए गए, जहां बाकी एयरलाइंस उड़ान के दौरान खाना दिया करती थी, इंडिगो ने नहीं दिया। इससे इंडिगो की कॉस्ट कम हुई और टिकट सस्ते हो गए। अब जाहिर सी बात है, लोग तो सस्ता ही चुनेंगे। इसके अलावा इंडिगो हर महीने अपने प्लेन के नंबर्स को बढ़ाने लगी। साल 2010 में जो 30 से 40 हुआ करती थी, वो अब बढ़कर
350 से भी ज्यादा हो चुकी है। इसका बाकी कंपनियों पर बहुत बुरा असर पड़ा। इंडिगो के सामने सबने घुटने टेक दिए। पिछले साल की बात करें तो इंडिगो ने $807 मिलियन का प्रॉफिट बनाया, जबकि बाकी सभी कंपनियां घाटे में चलती रही और इस तरह कई कंपनियां एक एक करके बंद होती चली गई, जिसका सीधा प्रॉफिट इंडिगो को होता है। अब ये सब सुनकर लगेगा कि भाई इंडिगो ने क्या किया, वो तो कंपनी है, वो बिजनेस कर रही है, सस्ते टिकट दे रही है, लोग उसे चूज कर रहे हैं, इसमें गलत क्या है। ये सुनने में तो बड़ा अच्छा लगेगा, लेकिन अगर आप इसे कंट्री लेवल पर देखते हैं तो आपको समझ आएगा कि ये कितना खतरनाक है, इसमें कितना रिस्क है और ये कैसे आपको डोमिनेट कर सकता है। मार्केट में एक टर्म यूज होता है मोनोपोली और डुओपोली। आसान भाषा में समझते हैं। मान लो आपके मोहल्ले में कई छोटी छोटी दुकानें हैं जहां आपकी जरूरत के सामान मिलते हैं। अब आपको ब्रेड चाहिए, आप दुकान पर गए, ब्रेड मांगा जिसकी कीमत 20 रुपए, लेकिन दुकान वाला कहता है कि नहीं, मैं ये ब्रेड 40 रुपए में दूंगा। अब आप उस दुकान से चले गए, दूसरी दुकान पर गए, उसने कहा कि मैं तो 30 रुपए में दूंगा। आप वहां से भी चले गए, तीसरी पे गए, उसने कहा 25, लेकिन आप फिर आगे बढ़े तो आपको 20 का ब्रेड 20 में ही मिल जाता है। अब आप सोचे, अगर आपके मोहल्ले में एक ही दुकान होती और वो आपसे 20 वाले ब्रेड के 40 मांगता तो आप मजबूर हो जाते उसे 40 रुपए देने के लिए। आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं होता, ना देते तो आपको ब्रेड ना मिलता। इसे कहते हैं मोनोपोली, जहां एक इंडस्ट्री में एक ही खिलाड़ी होता है, इंडस्ट्री का पूरा कंट्रोल उस अकेले के पास होता है। इसी तरह जब मोहल्ले में सिर्फ 2 दुकान हो, जिसमें एक 20 वाले ब्रेड को 40 में दे और दूसरा उसी ब्रेड को 30 में, यानी इंडस्ट्री में 2 खिलाड़ी हो, तो इसे डुओपोली कहा जाता है। ये एज कंपेयर टू मोनोपोली थोड़ा सा बेहतर जरूर है, लेकिन परफेक्ट नहीं है। अब अगर कॉस्ट की बात छोड़ दें और सर्विस की बात करें तो मोहल्ले की अकेली दुकान यानी मोनोपोली वाली कंडीशन में अगर वो दुकान किसी रीजन की वजह से कुछ दिनों के लिए बंद हो जाए, अब आप क्या करेंगे? अब आपको ब्रेड कहां से मिलेगा? कोई ऑप्शन ही नहीं होगा आपके पास। डुओपोली देखें तो अगर एक दुकान जो मोहल्ले में 64% घर को ब्रेड सप्लाई करता है और वो अचानक से सप्लाई देना बंद कर दे, तो क्या दूसरी दुकान जिसके पास टोटल 36% का स्टॉक ही है, क्या वो 64% की कमी को दूर कर सकता है? कभी भी नहीं, बल्कि वो आपदा में अवसर तलाश सकता है। उसे पता है ये कस्टमर उसके कस्टमर नहीं है, वो बस मजबूरी में उसके पास आए हैं, तो क्यों ना 20 वाली ब्रेड को 200 रुपए में बेचना शुरू कर दिया जाए, क्योंकि उनके पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, लेना तो पड़ेगा ही। इंडिगो और एयर इंडिया ये दोनों मिलकर मार्केट का करीब 91% शेयर रखती है, जिसमें इंडिगो 64% और एयर इंडिया 27%, बाकी बचे 9% में सब भी आते हैं। अब आप खुद ही सोचें, 64% शेयर वाली कंपनी अगर अचानक से अपने ऑपरेशन रोक दे, ब्लैकमेल करे या किसी टेक्निकल इशू की वजह से ऑपरेशन में रुकावट आ जाए, तो जाहिर सी बात है एयरपोर्ट तो मछली मार्केट बन ही जाएगा। इस तरह के विजुअल सामने आएंगे ही और 10,000 वाला टिकट 90,000 तक जाएगा ही। ये मोनोपोली और डुओपोली किसी भी इंडस्ट्री को किसी भी टाइम घुटनों पर ला सकती है, ब्लैकमेल कर सकती है। इंडिगो ने भी वही किया, हजारों फ्लाइट कैंसिल कर दी गई, हर तरफ त्राहिमाम मच गया और दबाव में आकर डीजीसीए को अपना नया रूल डिले करना पड़ा। ये होती है मार्केट डोमिनेशन की पावर। आज इंडिया में ये मोनोपोली और डुओपोली वाला कल्चर पिछले 10-12 सालों में जबरदस्त आगे बढ़ा है। टेलीकॉम सेक्टर जहां जियो और एयरटेल का दबदबा है, अगर ये दोनों में से कोई एक भी लड़खड़ा जाए तो डिजिटल इंडिया धड़ाम से नीचे आएगा। ये तो फैक्ट हो गए। अब आते हैं रियलिटी पर, एक ऐसे सच पर जिस पे बात जरूर होनी चाहिए। जब से ये इंडिगो क्राइसिस चल रहा, लगातार वीडियोस आ रहे हैं, कुछ टीवी शोज जहां कुछ हद तक अभी भी सरकार की जी हुजूरी के बजाय आम जनता की बात होती है, वहां पर लगातार लोग इस पूरे क्राइसिस के लिए गवर्नमेंट को ब्लेम कर रहे हैं, उसे जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। आखिर क्यों? सवाल खड़े करने से पहले आपने याद नहीं किया कि आपने किन मुद्दों पर सरकार चुनी है? भाई साहब, आपने बेहतर फैसिलिटी, अच्छी एजुकेशन, अच्छी हेल्थ फैसिलिटी, जॉब जैसे मुद्दों पर वोट ही नहीं किया है। और जिस काम के लिए आपने वोट किया है, जिस काम के लिए सरकार चुनी है, वो काम बखूबी हो रहा है। गवर्नमेंट जिन मुद्दों पर बनी है वो काम काफी अच्छे तरीके से हो रहा है। वोट करते टाइम इन पर कोई बात नहीं हुई, और जब बात नहीं हुई थी तो सवाल क्यों? सरकार कैसे जिम्मेदार है? बिल्कुल नहीं भाई, आपका सवाल ही गलत है और गलत अथॉरिटी से है। आपके पास सवाल करने के लिए कोई ऑप्शन ही नहीं है। इस बात को भी समझो और हकीकत को एक्सेप्ट करना शुरू करो, क्योंकि जिस तरह मोनोपोली और डुओपोली बढ़ रही, इंडिगो उसका बस एक ट्रेलर है। जिस दिन टेलीकॉम सेक्टर में कुछ ऐसा होगा, उस दिन आपको पूरी पिक्चर दिखाई जाएगी और तब आपको समझ आएगा कि ऑप्शन क्यों जरूरी है, हेल्दी कंपटीशन क्यों जरूरी है, मोनोपोली और डुओपोली क्यों खतरनाक है। अब चूंकि बात गवर्नमेंट रोल की हो रही है, तो एक और चीज है जिसपे सवाल खड़े किए जा रहे हैं। कमजोर होता रुपया और मजबूत होता डॉलर। इस डॉलर की कीमत ने अपने इस सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। अब चूंकि कई बुद्धिजीवी जिन्हें पहले रुपए की बड़ी चिंता हुआ करती थी, वो सब तो खामोश हैं। उन्हें पता है कि डॉलर की बढ़ती वैल्यू पर सवाल करना देशद्रोह की कैटेगरी में आता है। बावजूद इसके कुछ लोग हैं जो अभी भी सवाल कर रहे हैं, अभी भी सवाल पूछ रहे हैं, डॉलर की बढ़ती कीमत पर सरकार को घेर रहे हैं, जबकि डॉलर की बढ़ती कीमत और रुपए की गिरती वैल्यू का
इंडियन से कोई लेना देना ही नहीं है भाई। बड़े डॉलर की वैल्यू, कौन सा हम इंडियन डॉलर का इस्तेमाल करते हैं। अब आप मुझे गाली दें, उससे पहले क्लैरिफाई कर दूं कि ये अद्भुत ज्ञान मेरा नहीं है, बल्कि ये कहना है महान अनर्थशास्त्री मनोज तिवारी जी का। हमारे देश के लोग अपने जेब में रुपए लेकर घूमते हैं, रुपए से खरीदारी करते हैं, हमें डॉलर से कोई लेना देना नहीं है। डॉलर महंगा हो या सस्ता, हमारे देश के लोगों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। थोड़ा इसमें कंफ्यूज हो रहा हूं मैं शायद। नहीं भाई, आप कंफ्यूज नहीं हुए हैं, ये आपके असीमित ज्ञान का बस एक छलकता हुआ प्याला है जिसकी कुछ बूंदें बाहर आ गई हैं। अब हकीकत समझ लें। कहने को तो हम आत्मनिर्भर भारत है, बावजूद इसके हमारा इंपोर्ट रेशियो एक्सपोर्ट से कहीं ज्यादा होता है। फिर काहे का आत्मनिर्भर? और जो भी भारत इंपोर्ट करता है उसके लिए उसे पेमेंट डॉलर में करनी होती है, और डॉलर में पे करने के लिए पहले रुपए खर्च करके डॉलर खरीदना पड़ता है। डॉलर की वैल्यू रुपए के मुकाबले जितनी ज्यादा होगी उसके लिए उतने ज्यादा रुपए पे करना पड़ेगा, और ज्यादा रुपए पे करके जो सामान इंपोर्ट किया जाएगा जब वो मार्केट में आएगा तो उसकी कीमत उतनी ही ज्यादा होगी। तो जो इंडियन जेब में रुपए लेकर घूमते हैं, जिन्हें डॉलर की बढ़ती कीमत से कोई लेना देना नहीं है, वो अब उसी सामान के लिए ज्यादा रुपए पे करेंगे। मतलब अगर डॉलर महंगा होगा तो इंपोर्ट महंगा होगा, इंपोर्ट महंगा होगा तो मार्केट में उसका रेट हाई होगा, और हिंदी में इसे महंगाई और इंग्लिश में इन्फ्लेशन कहा जाता है, और देहाती में एकदम लूट मचाई दी है। हालांकि नेताजी कह रहे हैं कि डॉलर की बढ़ती कीमत से हमारा कोई लेना देना नहीं है, तो ये बात कई लोग मान भी चुके होंगे। कई लोग क्या, बल्कि मैक्सिमम लोग मान चुके होंगे। ये ऐसे ही सांसद थोड़ी हैं। गजब बेइज्जती। अब बात सांसद वोट बैंक पॉलिटिक्स की आ ही गई है तो एक और स्टोरी आप जान लें। बाबरी मस्जिद का काम शुरू हो चुका है, बस फर्क इतना है कि लोकेशन अयोध्या ना होकर बंगाल का मुर्शिदाबाद है, और इस नई बाबरी मस्जिद को लेकर एक नया नाम सामने आया, हुमायूं कबीर। ये कौन है, इनके बारे में भी आपको बताऊंगा, और आपको जान के बड़ी हैरानी भी होगी। लेकिन पहले ये जान ले कि आखिर ये बंगाल में बाबरी मस्जिद का कॉन्सेप्ट आया कहां से। मैं इस पे अपनी बात शुरू करूं उससे पहले ये क्लियर कर दूं, मेरी अपनी सोच ना तो मस्जिद बनाने के खिलाफ है और ना ही इसे लेकर कोई सवाल। सही बुखारी की हदीस नंबर 450, जिसमें आता है जो कोई अल्लाह के लिए मस्जिद बनाता है, अल्लाह उसके लिए जन्नत में उसी जैसी जगह बनाता है। इस हदीस पर मुकम्मल यकीन है, और इस बात पर भी गौर फिक्र है कि मस्जिद किस नियत के साथ और किसके जरिए बनाई जा रही, क्योंकि इस्लामिक हिस्ट्री में एक ऐसी मस्जिद का भी जिक्र मिलता है जिसके बारे में खुद कुरान में आया, और प्रॉफिट ने उसे मस्जिद जरार कहा है। कुरान के चैप्टर 9 की वर्स 107 से लेकर 110 तक मस्जिद जरार का जिक्र मिलता है। वर्स 107 में कहा गया है, और वो लोग जिन्होंने एक मस्जिद बनाई है कुफ्र को बढ़ावा देने के लिए और मुसलमानों में फूट डालने के लिए, और उस इंसान को ठिकाना देने के लिए जो पहले भी अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ जंग में रहा, यकीनन वो कहेंगे हमारा इरादा भलाई के अलावा और कुछ ना करने का था, अल्लाह गवाही देता है कि वो झूठे हैं। वर्स 108 में कहा गया है, तुम हरगिज नमाज के लिए वहां खड़े ना होना, दरअसल जिस मस्जिद की बुनियाद पहले दिन से तकवा पर रखी गई उसका ज्यादा हक है कि आप वहां पर खड़े हों। मस्जिद ज़रारा क्या है, क्यों बनी, किसने बनाया, और क्यों प्रॉफिट ने उसे गिरा देने का हुक्म दिया, इस पर एक डिटेल वीडियो चैनल पर पहले से मौजूद है, लिंक डिस्क्रिप्शन और आई बटन में डाल दूंगा, आप उसे देख लेना। अब आते हैं बंगाल पर। टीएमसी के विधायक हुमायूं कबीर ये एक अनाउंसमेंट करते हैं कि वो बंगाल के मुर्शिदाबाद में 6 दिसंबर के दिन बाबरी मस्जिद बनाने की बुनियाद डालेंगे। इस बयान के बाद पॉलिटिकल हीट तेजी से बढ़ जाता है, और टीएमसी हुमायूं कबीर को अपनी पार्टी से बाहर निकाल देती है। चूंकि बात बाबरी की थी और डेट 6 दिसंबर, जिसे लेकर मुसलमानों के अंदर एक सेंटिमेंटल टच है। मुसलमान बड़ी तादाद में अपने सरों पर ईंट लेकर हुमायूं कबीर की लीडरशिप में बाबरी मस्जिद की बुनियाद डालने निकल पड़ते हैं। न्यूज आर्टिकल के मुताबिक करीब 2 लाख लोग वहां जमा हो जाते हैं और बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की बुनियाद डाल दी जाती है। अब आइए आपको कुछ हैरान करने वाली बात बताता हूं, जिसमें पहले आप ये जान ले कि हुमायूं कबीर दरअसल है कौन, इनका बैकग्राउंड क्या है और इनका पॉलिटिकल कैरियर कैसा रहा है। हुमायूं कबीर जो बंगाल के मुस्लिम मेजॉरिटी सीट से अपनी पॉलिटिकल जर्नी की शुरुआत करते हैं, साल 2011 में कांग्रेस के टिकट पर इलेक्शन लड़ते हैं और विधायक बन जाते हैं, लेकिन इस साल ममता की पार्टी टीएमसी बंगाल में अपनी सरकार बना लेती है। हुमायूं कबीर कांग्रेस छोड़कर टीएमसी ज्वाइन कर लेते हैं और बाकायदा उन्हें मिनिस्टर बना दिया जाता है। साल 2015 में टीएमसी हुमायूं कबीर पर एंटी पार्टी एक्टिविटी का आरोप लगाती है और उन्हें 6 साल के लिए पार्टी से सस्पेंड कर दिया जाता है। अब आता है साल 2016, बंगाल में फिर से इलेक्शन होते हैं और हुमायूं कबीर एज अ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट इलेक्शन लड़ते हैं, लेकिन वो इलेक्शन हार जाते हैं। अब ट्विस्ट देखिए, आज बाबरी मस्जिद बनाने के नाम पर जिस तरह हुमायूं कबीर का नाम लोगों के सर आंखों पर चढ़ गया है, उनकी हकीकत क्या है। साल 2018 में ये नेताजी बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं और साल 2019 में बीजेपी के टिकट पर लोकसभा इलेक्शन भी लड़ते हैं, लेकिन इलेक्शन हार जाते हैं। आप सोचें, जो बीजेपी सरकार में एक भी मुस्लिम सांसद नहीं है, एक भी मुस्लिम मिनिस्टर नहीं है, वही बीजेपी हुमायूं कबीर को टिकट दे देती है। खैर, इलेक्शन हार गए। अब आता है साल 2021, एक बार फिर बंगाल में इलेक्शन होता है। हुमायूं कबीर इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ते हैं और जीत भी जाते हैं। कहा जाता है कि इस बार टीएमसी हुमायूं कबीर को
अपना सपोर्ट देती है, जो कि हुमायूं कबीर जीत भी गए, उनके सस्पेंशन का 6 साल भी पूरा हो गया और इस तरह एक बार फिर टीएमसी में इनकी वापसी हो जाती है। अब फिर से बंगाल में इलेक्शन आने वाला है और हुमायूं कबीर टीएमसी से बाहर हो चुके हैं और बाबरी मस्जिद बनाने की बात कर रहे हैं। अब आप अपना जहन इस्तेमाल करें, जो इंसान बीजेपी के साथ चला गया, बीजेपी ने उसे टिकट दिया, वो अब इलेक्शन के टाइम पर बाबरी मस्जिद के नाम पर एक पॉलिटिकल गेम खेल रहा। क्या आपको ये समझ नहीं आ रहा? आपके सेंटिमेंट की पूरी कदर है, लेकिन आप ये भी तो गौर करेंगे आप किसके पीछे खड़े हैं। जिसकी कोई एक फिक्स्ड आइडियोलॉजी नहीं है, वो अपनी सुविधा के हिसाब से अपनी पार्टी बदल लेते हैं और बीजेपी तक ज्वाइन कर लेते हैं। क्या इन पर यकीन किया जा सकता है कि ये कल को पलटी नहीं मारेंगे? कोई भरोसा नहीं। कल को ये पलट जाएं, केसेस आप पे हों, उस वक्त आप इन्हें कहां तलाश करेंगे? स्टार्टिंग में आपको एक हदीस बताया जिसमें मस्जिद बनाना एक बेहतरीन काम है, लेकिन डिपेंड ये करता है कि वो किस नजरिए से बनाई जा रही है। अब इसके आगे और कोई बात नहीं कहूंगा, समझना आपको है, देखना आपको है। जो चीज सामने से दिख रही दरअसल उसके पीछे की हकीकत क्या है, एक अच्छी सोच या एक घटिया पॉलिटिक्स। आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर हाँ तो लाइक और शेयर जरूर करें और अगर आपके लिए पॉसिबल हो तो हमें ज्वाइन भी करो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।